हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर हमारा 10th लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग साइमन कमीशन के बारे में समझेंगे। आखिर साइमन कौन था, वो भारत में क्या करने आया था, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, उसका विरोध क्यों किया गया, बर्किन चैलेंज क्या था, नेहरू रिपोर्ट क्या थी और क्या थी जिन्ना की 14 सूत्रीय मांगे। इन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है, तो वीडियो पर लगातार बने रहें और एंड तक देखें। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप तैयारी करते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स की, बीईओ, आरओ, एआरओ की आने वाली परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। मेरा नाम श्रद्धा है, मैंने एमएससी किया है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसके बाद मैंने बीएड किया है। मैंने 2018 का यूपी पीसीएस का मेंस दिया है और 19 वाला मेंस भी मुझे देना है। साथ ही साथ यूपीएससी 2020 का प्री की तैयारी भी मेरी ये भी चल रही है। तो सबसे मेन बात यह है कि आखिर इसकी अपॉइंटमेंट क्यों की जाती है। दरअसल 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, उसमें बात की गई थी कि 10 साल बाद एक आयोग की यहाँ पर अपॉइंटमेंट की जाएगी जो रिव्यू करेगा भारत में संवैधानिक स्थिति को। भारत में किस प्रकार की सरकार होनी चाहिए, क्या उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, इन सारे प्रश्नों पर इस आयोग को विचार करना था। हालांकि यहाँ पर जो पार्टी रूल कर रही थी उसे लगता है कि अगले चुनाव में सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी और दूसरी पार्टी यहाँ पर सत्ता में आएगी, तो वो चाहते थे कि हम अपने जाने के पहले ही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉलोनी है, उपनिवेश है भारत, उसकी हम भविष्य का निर्णय करके जाएं। इसी को मद्देनजर रखते हुए ये उसके समय से पहले ही, यानी कि 1919 में आयोग आया था। 1919 में भारतीय शासन अधिनियम आया था, 10 साल बाद अपॉइंट करना था, यानी कायदे से इसका अपॉइंटमेंट होना चाहिए था 1929 को। पर इन सारी परिस्थितियों के कारण ये लोग 2 साल पहले ही 1927 में इसका अपॉइंटमेंट कर देते हैं, 8 नवंबर 1927 को। इसकी खासियत क्या थी कि ये 7 सदस्यों का एक कमीशन था, जिसमें सभी सदस्य श्वेत थे, यानी कि विदेशी थे। तो इसको लोकप्रिय रूप से साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर जॉन साइमन। इन्हीं के नाम से इसको साइमन कमीशन के रूप में जाना गया। इसके अपॉइंटमेंट के बाद भारत में क्या प्रक्रिया सामने आती है, इसे समझ लेते हैं। देखने वाली बात है यहाँ पर इमीडिएट एंड नियरली यूनानिमस मतलब विरोध दर्ज होता है। सभी का जो विचार था साइमन कमीशन के बारे में, एक मत से एक जैसा विचार था और त्वरित रिस्पॉन्स यहाँ पर सामने आता है। कांग्रेस का रिस्पॉन्स समझते हैं। कांग्रेस का सेशन होता है मद्रास में 1927 में। मद्रास में 1927 में कांग्रेस का सेशन होता है, जिसे हेड कर रहे थे एम.ए. अंसारी जी। ये यहाँ पर बोलते हैं कि हम कमीशन का बॉयकॉट करेंगे एट एवरी स्टेज एंड इन एवरी फॉर्म। हर एक चरण में और हर एक प्रकार से हम इस कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट मतलब बहिष्कार। इसके अलावा अन्य जो ग्रुप थे, जिसमें थे हमारे कांग्रेस के अलावा जो अन्य ग्रुप थे, वो भी यहाँ पर सपोर्ट करते दिखाई देते हैं कांग्रेस का। ऑफ द साइमन कमीशन इंक्लूडेड इन द लिबरल ऑफ द हिंदू महासभा, जिसमें सम्मिलित थे हिंदू महासभा के लिबरल लोग और मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के भी अधिकांश लोग यहाँ पर एग्री होते हैं कि हाँ, हम विरोध करेंगे साइमन कमीशन का। इसके अलावा देखने वाली बात यह है कि मुस्लिम लीग के 2 सेशन यहाँ पर 1927 में होते हैं। एक सेशन हुआ था कलकत्ता में, जिसको हेड किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने, और वहां पर बोला गया कि हाँ, हम अपोज करते हैं साइमन कमीशन का। दूसरी ओर दूसरा सेशन लीग का होता है लाहौर में 1927 में ही, जहां पर इसे हेड किया मोहम्मद शफी जी ने, और ये बोले कि नहीं, हम सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट का। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि जो लीग था, यहाँ पर 2 तरह के विचार लीग के अंदर ही दिखाई दे रहे थे। एक तबका था जो जिन्ना के अधीन था, जिसका मानना था कि हाँ, हम विरोध करते हैं साइमन कमीशन का, और दूसरा तबका मोहम्मद शफी के अधीन, वो बोलता है कि नहीं, हम गवर्नमेंट के साथ है कि साइमन कमीशन जो है इसका अपॉइंटमेंट बिल्कुल सही है। इसके बाद समझते हैं हम लोग पब्लिक रिस्पॉन्स, जनता की क्या प्रतिक्रिया थी। कमीशन यहाँ पर आता है 3 फरवरी 1928 को हमारे देश में, बॉम्बे में वो आता है। बॉम्बे में मतलब उतरता है, लैंड करता है। वहां से वो जहां भी जाता है वहां पर उसे काले झंडे दिखाए गए और बोला गया साइमन गो बैक। स्लोगन लगाए गए, नारे लगाए गए, मतलब साइमन जाओ यहाँ से वापस, साइमन गो बैक के नारे। साथ ही साथ हड़ताल वगैरह का यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई। साथ ही साथ अब हम पाते हैं कि यहाँ पर पुलिस यहाँ पर दमनात्मक कार्यवाही अपनी करती दिखाई देती है, और इस प्रकार की कार्यवाही जितनी की कभी इसके पहले नहीं हुई थी। बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर ये आक्रमण के मतलब रुख में आ जाती है और राष्ट्रवादियों को क्षति पहुंचाती है। इतना क्षति की सीनियर लीडर्स तक की यहाँ पर परवाह नहीं की गई, उनका भी सम्मान का ख्याल नहीं रखा गया। लाला लाजपत राय जी जैसे जो नेता थे, उनको प्रहार किया गया अक्टूबर 1928 में, और जो उनके लिए इतना घातक सिद्ध हुआ कि नवंबर 17 1928 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी के कारण अक्टूबर में लाठीचार्ज और नवंबर में इनकी डेथ।
इम्पैक्ट क्या था इसके अपॉइंटमेंट का, साइमन कमीशन के अपॉइंटमेंट का भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा? तो हम पाते हैं कि इसका दो दिशा में इसका प्रभाव पड़ा, टू फोल्ड इसका प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इट गेव अ स्टिमुलस टू द रेडिकल फोर्सेस डिमांडिंग नॉट जस्ट कंप्लीट इंडिपेंडेंस बट मेजर सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑन सोशलिस्ट लाइन। यहाँ पर विचार हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर उभर रहा था समाजवादी विचार, जिनका मानना था कि नहीं, हमें बस ब्रिटिश सत्ता से ही आज़ादी नहीं चाहिए, हमें सामाजिक स्तर पर भी यहाँ पर सुधार चाहिए है, आर्थिक स्तर पर भी सुधार चाहिए। तो अब इस प्रकार का जो तबका था इसे एक मतलब वो मिल जाता है, स्टिमुलस, एक प्रेरणा, एक उत्प्रेरणा यहाँ पर मिल जाती है। तो ये चीजें होती हैं। When the Simon Commission was announced, the government, which did not have any active program in hand, got an issue on which it could once again forage mass एक्शन। अभी तक कांग्रेस के पास अभी कोई मुद्दा नहीं बचा था, अब कांग्रेस को एक मुद्दा मिल जाता है कि हाँ, इस इश्यू पर हम सारी जनता को एकत्रित कर सकते हैं कि देखिए, हमारे देश का भविष्य निर्धारित करने के लिए 7 लोगों को भेजा गया है, जिसमें एक भी व्यक्ति को इन्होंने उचित नहीं समझा कि एक भी व्यक्ति हमारे बीच का होता, तो ये बात कितनी सही है। तो इस तरीके से बोल करके भारतीय जो जनता थी उसको साथ लिया जा सकता था और इसका विरोध किया जा सकता था, और जो स्वराज है इस तरह की मांगे हम रख सकते थे, हम मांग रख सकते थे डोमिनियन स्टेटस की, इस तरह की मांगों में भारतीय जनता को पूरी तरह साथ ले सकते थे, ऐसा यहाँ पर कांग्रेस की समझ में आता है। दूसरी बात ये यहाँ पर होती है कि जो चैलेंज किया था लॉर्ड बर्किनहेड ने कि आप लोगों में क्षमता नहीं है कि आप लोग पूरे सहमति से एक ऐसा सहमति से मतलब संविधान एक बना सकें, एक योजना बना सके, तो ये भी यहाँ पर एक एकता लाता है, इंडियन यूनिटी को ये भारतीय एकता का मार्ग प्रशस्त करता दिखाई देता है। द चैलेंज ऑफ लॉर्ड बर्किनहेड टू इंडियन पॉलिटिशियंस टू प्रोड्यूस एन एग्रीड कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड बाय वेरियस पॉलिटिकल सेक्शंस। तो ये कई सारी राजनीतिक जो धड़े थे इनके द्वारा इसको स्वीकार कर लिया जाता है कि अच्छा, हम बना के दिखाएंगे एक ऐसी योजना जिसमें हमारे यहाँ की सभी पार्टियां, सभी वर्ग, सभी संप्रदाय, सभी धर्म यहाँ पर सम्मिलित होंगे, सभी उसको सहमति उसकी तुलना में मतलब उसकी फेवर में सभी लोग आएंगे। एंड थस प्रोस्पेक्ट फॉर इंडियन यूनिटी सीम्ड ब्राइट एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहाँ पर काफी सारी एकता हमें देखने को मिलती है। साइमन कमीशन की रिकमेंडेशंस क्या थी, इसको समझ लेते हैं। मई 1930 में इसकी 2 वॉल्यूम में रिपोर्ट आती है, तो उसमें बोला जाता है कि एबोलिशन ऑफ डायरकी एट द एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंसेस। राज्यों में जो द्वैध शासन है इसकी समाप्ति करना। जो हमने समझा था कि डायरकी चल रही थी राज्यों में कि एक हस्तांतरित विषय है और एक आरक्षित विषय है, तो ये सारी जो चीज़ें थी उसको ख़त्म करना और यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना राज्यों में, ये बात की गई, और जिसको की पूरी स्वायत्ता दी जाए, which should be given autonomy, ये बात की जाती है। The report rejected parliamentary responsibility at the center। हालांकि यहाँ पर जो केंद्र था इसके स्तर पर उत्तरदायित्व को समाप्त कर दिया जाता है कि नहीं, केंद्र में उत्तरदायी सरकार नहीं होनी चाहिए, अभी ये लोग इतने सक्षम नहीं है कि यहाँ केंद्र में हम उत्तरदायी सरकार की स्थापना करें। It suggested that a consultative council of Greater India should be established which should include representative of both of the British provinces as well as princely state। इसने बोला कि एक कंसल्टेटिव काउंसिल होगी गवर्नर की ग्रेटर इंडिया में, जो नया भारत बनेगा उसमें, जिसमें कि प्रिंसली स्टेट के भी लोग होंगे, साथ ही साथ ब्रिटिश के जो राज्य होंगे उसके भी लोग वहाँ पर सम्मिलित होंगे। तो ये बात यहाँ पर की जाती है। साथ ही साथ इट सजेस्टेड दैट द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड बलूचिस्तान शुड गेट लोकल लेजिस्लेचर। जो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है वो और जो बलूचिस्तान है वहाँ पर एक स्थानीय लेजिस्लेचर होनी चाहिए, ये बात बोली गई। इट रिकमेंडेड दैट सिंध शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बॉम्बे। सिंध को अलग कर लेना है बॉम्बे से, ये बात बोली गई, और बर्मा को भी भारत से अलग कर लेना है, ये बात यहाँ पर बोली गई। तो साइमन कमीशन की ये सारी रिकमेंडेशन हो गई कि राज्य के स्तर पर तो उत्तरदायी सरकार देंगे लेकिन केंद्र के स्तर पर नहीं देंगे। कंसल्टेटिव काउंसिल की स्थापना की जाएगी जिसमें ब्रिटिश के जो राज्य होंगे वो और प्रिंसली स्टेट, इन सारे लोगों के लोग वहाँ पर सम्मिलित होंगे। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और बलूचिस्तान के लिए लोकल लेजिस्लेचर, साथ ही साथ जो सिंध है उसको बॉम्बे से अलग किया जाना और बर्मा को भारत से अलग किया जाना, ये सारी बातें साइमन कमीशन में बोली गई। उसके बाद समझते हैं नेहरू रिपोर्ट क्या थी। एज एन आंसर टू लॉर्ड बर्किनहेड चैलेंज एंड ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है। देखिए, जो बर्किनहेड ने चैलेंज किया कि नहीं, आप सारी जो पार्टियां हैं आपके देश में और जो सारे संप्रदाय हैं वो सब मिलकर एक मत होकर एक योजना नहीं बना सकते, तो इसे चैलेंज करने के लिए सारी सर्वदलीय एक बैठक होती है, ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस होती है
फरवरी 1928 में, एंड अपॉइंटेड एज सब कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर एक कमेटी की स्थापना करते हैं ये लोग मिलकर, बोलते हैं कि मोतीलाल नेहरू जी इसके हेड बनेंगे और ये काम क्या करेंगे, ये एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की दिशा में काम करेंगे। तो इस प्रकार का पहला व्यापक कदम था, फर्स्ट मेजर अटेम्प्ट बाय द इंडियन टू ड्राफ्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क फॉर द कंट्री, कि पहली बार था कि भारतीय अपने देश के लिए कुछ संविधान बनाने का प्रयास कर रहे थे, ये पहली बार हुआ था। द रिपोर्ट वाज फाइनलाइज्ड बाय अगस्त 1928, अगस्त 1928 आते आते ये नेहरू रिपोर्ट फाइनलाइज हो जाती है। द रिकमेंडेशन ऑन द of the Nehru Committee were unanimous except in one respect। समझने वाली बात है कि जो इसकी सारी रिकमेंडेशन थी इसको अधिकांशता मान लिया जाता है, बस एक मामले पे यहाँ पर विरोध दिखाई देता है। वो ये था कि कुछ लोग बोलते थे कि डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए और कुछ लोग बोलते थे कि हमें डोमिनियन स्टेटस ही चाहिए। तो जो नेहरू रिपोर्ट होती थी उसमें बोला गया था डोमिनियन स्टेटस, यानी कि हमें ब्रिटिश सत्ता के अधीन ही अपनी सरकार चलाने का सेल्फ रूल टाइप का कॉन्सेप्ट चाहिए। हम डोमिनियन स्टेटस में रहेंगे लेकिन हम पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करेंगे। तो जो दूसरा धड़ा था उसका मानना था कि नहीं, हमें डोमिनियन स्टेटस के बजाय हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो इस बारे में यहाँ पर दो मत थे, बाकी अन्य सारे विषयों पर यहाँ पर एक मत से, एक मेजॉरिटी से सबका एक ही विचार देखने को मिलता है। उसके बाद क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं, मेन रिकमेंडेशन क्या क्या थी, क्या क्या नेहरू रिपोर्ट में बोला गया था एग्जैक्टली। तो यहाँ पर देखने को मिलता है कि डोमिनियन स्टेटस होना चाहिए, सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन होगी, और उसकी जो फॉर्म होगी वो वैसी होगी सरकार की जो कि इंडियंस चाहेंगे, हमारे जो इंडियंस नेशनलिस्ट है वो जो चाहेंगे वैसी ही यहाँ पर सरकार की स्थापना होगी। सेपरेट इलेक्टोरेट को लोग रिजेक्ट कर देते हैं, जो पृथक निर्वाचन है उसको हटा दिया और जॉइंट इलेक्टोरेट की बात करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि मुस्लिम्स के लिए सीट आरक्षित होगी सेंटर में और प्रोविंस में। प्रोविंस में कहाँ कहाँ, जहाँ पर मुस्लिम की जितनी मेजॉरिटी होगी उसी की जनसंख्या के अनुपात में वहाँ पर सीट मतलब आरक्षित की जाएगी और वो एडिशनल सीट के लिए भी चुनाव लड़ सकते हैं। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की बात यहाँ पर की जाती है और 19 प्रकार के फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जिसमें सम्मिलित महिलाओं के लिए समान अधिकार, राइट टू फॉर्म यूनियन संघ बनाने का अधिकार और सार्वभौमिक मताधिकार, ये सारी बातें यहाँ पर की जाती हैं। उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी थी सेंटर में और इन प्रोविंस में, कैसे, उसके लिए क्या योजना थी इसे देखते हैं। दरअसल यहाँ पर बात की गई कि एक 500 सदस्यों की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों का एक सदन होगा 500 लोगों का, जिसमें कि एडल्ट सफरेज होगा यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार, हर कोई वोट करके यहाँ पर 500 लोगों को चुनेगा। साथ ही साथ 200 सदस्यों की एक सीनेट होगी जिसको कि प्रोविंशियल काउंसिल के लोग चुनेंगे, यानी कि प्रांतीय जो परिषद है उसके लोग चुनेंगे इन 200 लोगों को, जैसा हमारे यहाँ होता है अभी राज्यसभा में उस प्रकार से कि राज्यों से चुनकर लोग आते हैं। द हाउस ऑफ representatives to have a tenure of 5 year and Senate one of 7 year। तो अगर कोई व्यक्ति है इस निम्न सदन का सदस्य तो उसे 5 साल का कार्यकाल मिलेगा, और यदि वो सीनेट का सदस्य तो उसे 7 साल का कार्यकाल यहाँ पर मिलना था। द सेंट्रल गवर्नमेंट टू बी हेडेड बाय अ गवर्नर जनरल, जो केंद्रीय सरकार होगी उसे गवर्नर जनरल हेड करेगा, जिसको कि अपॉइंट किया जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन उसका जो पेमेंट होगा सैलरी उसे पे किया जाएगा ब्रिटिश नहीं बल्कि इंडियन रेवेन्यू के द्वारा। Who would act on the advice of the Central Executive Council responsible to the Parliament। जो काम किस आधार पर करेगा, वो काम करेगा सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल, केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद की सलाह के अनुसार, जो कि उत्तरदायी होगी पार्लियामेंट पे। तो इस प्रकार से कैसे उत्तरदायी सरकार की स्थापना की गई कि एक पार्लियामेंट होगी, पार्लियामेंट में एक सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है और एक है गवर्नर। इट लुक्स लाइक एन स्माइली ना, तो एक गवर्नर है, इसको ये सजेस्ट कर रही है, ये मतलब इसको सजेस्ट करेगी किसी भी मामले में गवर्नर को, और ये उत्तरदायी है, इसे सदन के बाकी लोग जो है वो क्वेश्चनराइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एक ढंग का ही यहाँ पर रिकमेंडेशन दे पाएगी गवर्नर जनरल को, इस प्रकार से यहाँ पर उत्तरदायी सरकार की स्थापना होने की पॉसिबिलिटी दिखाई देती है। प्रोविंशियल काउंसिल टू हैव अ 5 year टेन्योर, जो राज्यों की सभा होगी वहां पर 5 साल का कार्यकाल होगा, जिसको हेड करेगा राज्य में गवर्नर, प्रत्येक राज्य में गवर्नर होगा, एक्टिंग ऑन द एडवाइस ऑफ प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो प्रांतीय कार्यकारिणी जो परिषद है उसकी सलाह के आधार पर ये काम करने वाला था। फुल प्रोटेक्शन टू कल्चरल एंड रिलीजियस इंटरेस्ट ऑफ मुस्लिम, जो मुस्लिम है उनकी सांस्कृतिक और भाषाई जो हित है उनका पूरा संरक्षण करने की बात। कंप्लीट डिसोसिएशन ऑफ स्टेट फ्रॉम रिलीजन, जो राज्य है उसका धर्म से पूर्ण अलगाव। द ए प्रपोजल फॉर क्रिएशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट की स्टैब्लिशमेंट की बात,
और यहाँ पर ये मैंने बता दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री शुड बी इंडियन, जो देश है जो भारत है उसकी जो भाषा होगी वो भारतीय होगी। रिटन आइदर इन देवनागरी, संस्कृत या हिंदी में वो लिखी जाएगी। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, बंगाली, मराठी और गुजराती इन कैरेक्टर। यूजेस ऑफ इंग्लिश टू बी परमिटेड, साथ ही साथ जो इंग्लिश है उसका भी प्रयोग यहाँ पर अलाउ किया जाता है। मुस्लिम एंड हिंदू कम्युनल रिस्पॉन्स। तो जब नेहरू रिपोर्ट आती है तो होता क्या है कि कुछ मामले में मुस्लिम नाराज हो जाते हैं और कुछ मामले में हिंदू नाराज हो जाते हैं। मुस्लिम क्यों नाराज होते हैं? जैसे कि इनको जो पृथक निर्वाचन था, सेपरेट इलेक्टोरेट, उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई, यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई और आरक्षण की बात की गई, तो यहाँ पर मुस्लिम नाराज हो गए। इसे हम ठीक से समझते हैं। चलिए, तो इस मामले में जब ये मुस्लिम वाले नाराज होते हैं तो ये अपना एक प्रस्ताव लाते हैं जिसे दिल्ली प्रपोजल बोला जाता है। दिल्ली प्रस्ताव। तो दिल्ली प्रपोजल लाया किसने? मुस्लिम लीग से, याद रखने वाली बात है। प्रपोजल्स विच वर एक्सेप्टेड बाय द मद्रास सेशन ऑफ द कांग्रेस, और इनकी सारी मांगों को स्वीकार भी कर लिया गया। कहाँ पर? मद्रास सेशन में। मद्रास का सेशन होता है दिसंबर 1927 में, जहाँ पर इसको स्वीकार कर लिया गया है। केम टू बैक नोन एज द दिल्ली प्रपोजल, इसको ही दिल्ली प्रस्ताव के बारे में, दिल्ली प्रस्ताव के रूप में, दिल्ली प्रपोजल के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जॉइंट प्लेस इन प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट विद रिजर्व सीट फॉर मुस्लिम, यहाँ पर जॉइंट इलेक्टोरेट की बात की गई और उसे स्वीकार कर लिया गया। 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय जो विधायी परिषद है वहां पर 1/3 मुस्लिमों का आरक्षण, 1/3 मुस्लिमों का आरक्षण। रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन पंजाब, पंजाब और बंगाल में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होगा उतना जितना कि वहाँ की पॉपुलेशन है उसके अकॉर्डिंग, प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, 3 नए मुस्लिम राज्यों की स्थापना करना, जैसे कि इसमें मेन क्या थे, मतलब कौन से 3 थे? एक सिंध, एक बलूचिस्तान और तीसरा था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। इन तीनों की स्थापना करने की बात थी। तो दिल्ली प्रस्ताव में क्या क्या हमने देखा? जॉइंट इलेक्टोरेट था, 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन पंजाब एंड बंगाल इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ 3 न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंसेस, सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये सारी बातें हो गई। अब हिंदू महासभा की यहाँ पर क्या डिमांड दिखाई देती है ये समझ लेते हैं। द हिंदू महासभा वाज वेलहेमली अपोज टू द प्रपोजल फॉर द क्रिएटिंग न्यू मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस, तो इसने विरोध किया कि नहीं, मुस्लिम जहाँ पर बहुलता में है, बहुसंख्यक है, वहाँ पर नए राज्य की स्थापना, ये गलत बात है, ये नहीं होगा। एंड रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर मुस्लिम मेजॉरिटीज इन पंजाब एंड बंगाल, और पंजाब और बंगाल में मुस्लिम मेजॉरिटी के लिए सीटों का रिजर्वेशन किया जाना, इसके भी ये लोग खिलाफ दिखाई देते हैं। अब जो कांग्रेस के लीडर थे, नेहरू जी थे, इनके समक्ष क्वेश्चन राइज होता है कि अब हम अगर हिंदू की बात को यहाँ मान लेंगे, मान लीजिए जस्ट एग्जांपल, अगर वो इस बात को मान लें कि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस जो है ठीक है नहीं बनाते, हिंदू की बात वो मान लेते तो मुस्लिम खफा हो जाते। अब इसी प्रकार मुस्लिम की कोई बात मान लेते तो हिंदू खफा हो जाते। तो ये एक बीच का रास्ता निकालते हैं जिससे कि फिलहाल की कंडीशन टल जाए। अब हम समझते हैं कि ये कॉम्प्रोमाइज क्या था। Joint electorate proposed everywhere but reservation for Muslims only where in minority। इन्होंने बोला कि जॉइंट इलेक्टोरेट हम हर जगह देंगे, संयुक्त निर्वाचन हर जगह होगा, लेकिन जो रिजर्वेशन है वहीं पर देंगे जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक की संख्या में हो। जहाँ पर मुस्लिम अल्पसंख्यक है वहीं पर हमें इनको आरक्षण देने की बात यहाँ पर करते हैं। इन्होंने बोला कि सिंध को हम अलग कर देंगे बॉम्बे से, लेकिन तभी जब हमें डोमिनियन स्टेटस मिल जाएगा। मेन एम तो हमारा यही है ना, डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना। जब ये हो जाएगा उसके बाद हम अलग कर देंगे सिंध को बॉम्बे से आपके लिए। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर प्रपोज ब्रॉडली यूनिटरी, जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, राजनीतिक जो संरचना है वो एकात्मक होगी, और जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो दी जाएंगी केंद्र को, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र को दी जाएंगी, ये बात यहाँ पर की गई, न कि राज्य को। अमेंडमेंट प्रपोज्ड बाय जिन्ना, अब जिन्ना जी को इसमें समस्या हो गई कि नहीं, हमारी तो कुछ और भी मांगे हैं, तो अब यहाँ पर जिन्ना जी अपनी मांगे रखते हैं। कैसे? द ऑल इंडिया पार्टीज कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट कलकत्ता इन दिसंबर 1928 टू कंसीडर द नेहरू रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट के बारे में विचार करने के लिए दिसंबर 1928 में फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है, जिसमें जिन्ना जी भाग लेते हैं मुस्लिम लीग के बिहाफ पर। तो ये यहाँ पर 3 यहाँ पर सुधार करने की बात करते हैं कि नहीं, बाकी तो ठीक है, बस यहाँ पर 3 बातें आप लोग प्लीज सुधार लें। इन्होंने बोला कि 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटर, जो केंद्रीय विधायिका है इसमें 1/3 का मुस्लिमों को आरक्षण, 1/3 का प्रतिनिधित्व। रिजर्वेशन टू मुस्लिम
रिजर्वेशन टू मुस्लिम इन बंगाल एंड पंजाब लेजिस्लेचर, इन्होंने बोला कि पंजाब और बंगाल में भी हमें रिजर्वेशन चाहिए है। प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन, जितनी उनकी पॉपुलेशन का रेशियो है उतना हमें यहाँ पर भी रिजर्वेशन चाहिए। टिल एजेंट सफ्रेज वाज एस्टैब्लिश्ड, और इन्होंने बोला कि रेजिडुअल पावर जो है वो प्रांतों के अधीन होनी चाहिए। रेजिडुअल पावर प्रांतों के अधीन, ध्यान रखने वाली बात है, ये हिंद हमेशा बोलते थे कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं उसका संकेंद्रण होना चाहिए राज्यों की ओर, ना कि केंद्र की ओर। तो हमने यहाँ पर समझा क्या कि पंजाब और बंगाल में लेजिस्लेचर होने चाहिए और जनसंख्या के अकॉर्डिंग ही मुस्लिम वहाँ पर होने चाहिए, ये बोला था। और 1/3 का जो है लेजिस्लेचर में प्रभुत्व वो बोला था। उसके बाद हम देखते हैं जिन्ना जी की 14 पॉइंट यानी 14 सूत्री क्या मांगे थी, जो कि ये जब पूरी नहीं होती तो ये लाते हैं 14 सूत्री मांगे। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन विद रेजिडुअल पावर टू प्रोविंसेस, इन्होंने बोला कि एक फेडरल संविधान होगा जिसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो राज्यों में केंद्रित होंगी, प्रांतों को पूरी ऑटोनॉमी दी जाएगी। नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बाय सेंटर विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट्स कंस्टिट्यूटिंग द इंडियन फेडरेशन, जो भारतीय जो संघ बनेगा उसमें अगर राज्यों की सहमति नहीं है तो कोई भी संविधान संशोधन नहीं हो पाएगा, ये बोला। द लेजिस्लेशन एंड इलेक्टेड बॉडीज टू हैव एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मुस्लिम, जो विधायिका है जो और जो कार्यपालिका है, जो चुने हुए जो भी बॉडीज है उसमें मुस्लिमों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इन एवरी प्रोविंस, प्रत्येक राज्य में, विदाउट रिड्यूसिंग अ मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम इन अ प्रोविंस टू अ माइनॉरिटी और इक्वालिटी, तो ये बोला। एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम इन सर्विसेज एंड इन सेल्फ गवर्नेंस बॉडी, इतना ही नहीं कि बस लेजिस्लेचर ऑफ और एग्जीक्यूटिव में चाहिए, इन्हें चाहिए था सारी जो सर्विसेज है उसमें और सब गवर्नेंस बॉडी में भी मुस्लिमों का आरक्षण और यहाँ पर प्रतिनिधित्व। 1/3 मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय जो विधायिका थी उसमें भी 1/3 का मुस्लिम प्रभुत्व यहाँ पर चाहिए था। इन एनी कैबिनेट एट द सेंटर और इन प्रोविंस 1/3 टू बी मुस्लिम, यहाँ तक कि कैबिनेट का भी जब सिलेक्शन किया जाए मंत्रालय का तो उसमें भी 1/3 मुस्लिम होना चाहिए, ऐसा भी जिन्ना जी बोलते हैं। इसके अलावा सेपरेट इलेक्टोरेट की फिर से यहाँ पर बात करते हैं कि नहीं हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए है। नो बिल और रेजोल्यूशन इन एनी लेजिस्लेचर टू बी पास्ड इफ 3/4 ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कंसीडर सच अ बिल और टू बी अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट, 3/4 अगर माइनॉरिटी बोल देगी कि ये वाला जो बिल है वो हमारे हितों को हानि पहुंचा रहा है तो ऐसा कोई भी बिल ना केंद्र में ना ही राज्य की लेजिस्लेचर पास कर पाएगी। एनी टेरिटोरियल रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉट टू बी अफेक्ट द मुस्लिम मेजॉरिटी इन पंजाब बंगाल एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, पंजाब बंगाल और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में कोई भी ऐसा बदलाव नहीं किया जाएगा क्षेत्रीय स्तर पर जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी को प्रभावित करता हो। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, बॉम्बे का सिंध से अलगाव किया जाना। कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान, तो बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में संवैधानिक सुधार किया जाना। पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ पर होनी चाहिए और मुस्लिमों के जो हित हैं, मुस्लिमों के जो अधिकार हैं किस मामले में, धर्म, संस्कृति, शिक्षा और भाषा, इन सब के स्तर पर जो भी मुस्लिमों के अधिकार हैं इसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, ये सब जिन्ना जी यहाँ पर बोलते हैं। अब आप देखिए कि नेहरू रिपोर्ट जो थी ये अनसेटिस्फैक्ट्री यानी कि असंतोषजनक मानी जाती है। नॉट ओनली वर द मुस्लिम लीग बट द हिंदू महासभा एंड द सिख कम्युनलिस्ट अनहैप्पी अबाउट द नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट से सभी नाराज दिखाई देते हैं यहाँ पर, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा और सिख कम्युनिटी ये सारे इससे नाराज हो जाते हैं। और नेहरू रिपोर्ट एंड नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जो इनके पुत्र थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, इसको रिजेक्ट कर देते हैं कांग्रेस के मॉडिफाइड गोल को, कांग्रेस के गोल को मॉडिफाइड करते हैं एंड जॉइंटली सेटअप इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, और उसके बाद इस्टेब्लिश करते हैं कौन कौन मिलके, नेहरू जी, नेहरू एंड बोस इस्टेब्लिश करते हैं क्या, ये करते हैं इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना, जो कि अपने गोल्स को रीडिफाइन करता है। वो बोलता है कि हमें चाहिए क्या था वो, पूर्ण स्वराज की बात यहाँ पर ये लोग करते हैं। ये हो गया, तो ये सब था हमारे इस चैप्टर में। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग समझेंगे सिविल डिसोबिडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बारे में, 3 जो गोल में सम्मेलन होते हैं इन सब के बारे में। तो आपको वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड इतना ही आज के लिए, थैंक्स।